श्री अनिल जोशी जी आए हुए हैं और चर्चा हम लोग पहले ऐसे रखिए हैं कि पहले इनॉग्रल में हम लोग ब्रॉड ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, उसको शेयर करेंगे श्री जोशी जी, और उसके बाद विभिन्न संस्थाओं से लोग आए हुए हैं वो एक्शन प्लान करना शेयर करेंगे, और फिर लंच के बाद हम लोग क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। उस सत्र में हम लोगों के साथ श्री जयराज जो यहाँ के एडिशनल प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं और SRCC के या नोडल ऑफिसर हैं वो रहेंगे हम लोगों के साथ। बीच में श्री आनंद शर्मा जो कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट हैं उनको भी आगे पूछना है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी से 3 बजे तक का समय जितना कंस्ट्रक्टिवली हम लोग यूज कर सकते हैं वो करेंगे। मैं डायस पे इनवाइट करना चाहूँगा श्री सोनिया गुप्ता जी को। विभिन्न फैमिली की कुछ ही देर में हम लोगों के साथ जुड़ने वाले हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वो भी 2-4 मिनट में जुड़ जाएंगे। वनिता सुनिया जी को भी बुलाना चाहूँगा। श्री सुरेश सरपति जी को बुलाना चाहूँगा कासा माउंटेन से। और ये कंसल्टेशन बहुत सारे संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि आयोजन में जितनी भूमिका रही है इसके बाद उनको भी शायद ये अंदाजा नहीं होगा कि उनका ऑर्डर पड़ने वाली है इस सांस्कृतिक में। तो मैं पहले निवेदन करूँगा सुरेश सरपति जी से शब्द बोलना चाहूँगा। मंच पर पधारे अन्य जलगन व्यक्ति और आज की इस परिचर्चा में शामिल हुए सारे प्रतिभागियों को सारे ऑर्गेनाइजर की तरफ से स्वागत था। दोस्तों, आज की जो परिचर्चा है ये कोई कड़ी बात नहीं है। स्टेट का जो क्लाइमेट चेंज को लेके एक्शन प्लान बना हुआ है ये एक लंबा प्रोसेस से गुजरा है, और कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे विद्वान व्यक्ति, कई सारी संस्थाओं ने इसमें योगदान दिया है। फिर भी हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग, ऐसे समुदाय जो इस दस्तावेज के कारण प्रभावित हो सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका योगदान इस दस्तावेज में छूट गया है। तो इन सभी गेम्स को लेके हम सारे ऑर्गेनाइजर्स ये सोचे कि इस जो दस्तावेज बनी है इसको थोड़ा और प्रभावी बनाने के लिए, इसको और मजबूती देने के लिए आज की इस पर चर्चा रखी गई है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी सारे संस्थाओं के लोग जो माउंटेन के अलग अलग मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, आजीविका के मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई जलवायु परिवर्तन के मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, सभी यहाँ पे शामिल हैं। और कुछ FRS की साइंटिस्ट भी यहाँ पे आने वाले हैं, और जयराज जी भी यहाँ पर मौजूद होने वाले हैं। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आज की पूरी दिन की चर्चा के दौरान हम सभी इस विषय के ऊपर गंभीरता से चर्चा करेंगे और अपना बहुमूल्य जो सुझाव है देंगे। और इस सुझाव के साथ इस आज की इस परिचर्चा के अंत तक हम एक ऐसी रणनीति और योजना बनाएं सुझाव के रूप में जो हम राज्य की सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर सकें। इसी के साथ मैं आप सभी को इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सरपति जी। अब मैं श्री जोशी जी से आग्रह करूँगा कि 3 मिनट करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें और फिर और 3 मंच
इधर जाओ, उस तरफ हाँ, उल्टा ले रहे हैं। मैं रघु भाई से निवेदन करूंगा कि श्री जोशी जी के स्वागत संतोष रखते हैं। दोस्तों, आज हमारी पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। ये संकट सिर्फ वित्तीय संकट नहीं है, सिर्फ बाजार का संकट नहीं है, सिर्फ आजीविका का संकट नहीं है, ये धरती के अस्तित्व का संकट है। और इस अस्तित्व को बचाने के लिए दुनिया में बहुत जगह लोग प्रयास कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। और उत्तराखंड में इस मजबूत पहल को करने वाले हमारे अग्रणी, हमारे बड़े भाई माननीय अनिल जोशी जी हमारे बीच में हैं। हम उनका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। उन्होंने आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि की भूमिका को स्वीकार किया, उसके लिए हम तहे दिल से उनके आभारी हैं और उनका बहुत स्वागत करते हैं। अनिल दा का नाम आप सबके लिए नया नहीं है और देश और दुनिया के अंदर उनका नाम उनके काम से जाना जाता है। अपने अध्यापन के समय से और आज सामाजिक कर्म तक जो उनका संघर्ष है और इस दुनिया को बदलने का जो प्रयास किया है, जो पर्यावरण को संरक्षित करने का जो प्रयास किया है, लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का जो प्रयास किया है, और सबसे बड़ी बात कि इस धरती को जीवित रखने के लिए जो उनका संघर्ष है वो हम सब उससे परिचित हैं। और इस कार्यक्रम को उन्होंने अपना समय दिया है। मैं सबसे पहले उनका स्वागत करते हुए और अपने अन्य जो माननीय अतिथि हमारे मंचासीन हैं उन सबका स्वागत करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए मैं अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगा कि एक पोस्टर हम लोगों ने तैयार किया है। हम ये देख रहे हैं कि आज जिस तरह से पूरा जंगलों के अंदर एक तरह के पेड़ दिखाई देने लगे हैं, जो हमारी जैव विविधता थी समाप्त हो रही है, और जलवायु परिवर्तन का जो ये असर है उसने लोगों के जीवन पर जो असर डाला है, लोगों की खेती पर जो असर डाला है, लोगों की आजीविका पर जो असर डाला है, उस पर केंद्रित करके ये पोस्टर हम लोगों ने बनाया है। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय और मंचासीन लोगों से अनुरोध करूंगा कि इसका जारी करें। धन्यवाद। मैं इस पोस्टर को जारी करने के लिए आप सबका आभारी हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगली कार्रवाई के लिए अजय को आगे बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री सौम्या दत्ता जी को। सौम्या दत्ता जी नेशनल कन्वीनर हैं भारत जन विज्ञान जत्था के, और हम लोग एक जो ब्रॉडर पोजीशन है क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट जस्टिस के ऊपर, जिसको कोपेनहेगन कहते हैं, हम लोग शायद वाकिफ होंगे इस नाम से, उसमें साथ काम करते हैं। सौम्या जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो जो ग्लोबल रैमिफिकेशंस क्लाइमेट चेंज के हैं उत्तराखंड में क्या असर हो रहा है और क्लाइमेट एक्शन और पॉलिसी बेस्ड एक्शन क्यों जरूरी है, उसमें वो अपनी बात करें।
सबको नमस्कार। और ये भी इसके साथ जैसे पहले बात हुआ था कि उत्तराखंड में भी क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके बहुत सारे चर्चाएं हो चुके हैं। हम लोग भी पिछले साल अक्टूबर में शायद HND गढ़वाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पनवार के साथ मिलके स्टेट लेवल कंसर्वेशन किए थे। तो हमारे जो एफर्ट सिर्फ उत्तराखंड का नहीं था, एक्चुअली पिछले 3.5 साल से लोग देश भर में क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके काफ़ी राज्य में घूम के काम कर रहे थे ताकि क्लाइमेट एक्शन प्लान बनने का जो प्रोसेस हो वो चेंज हो, और उसके बाद का जो एक नॉन ट्रांसपेरेंसी सीक्रेसी का जो एक प्रोसेस बना हुआ है उसको भी बदला जा सके। और उसके तहत हम लोग काफ़ी स्टेट में बात करेंगे, डिटेल्स के बात करेंगे उसको। नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में काफ़ी स्टेट में हमने इसका थोड़ा सा ज़्यादा सक्सेस मिला, कहीं थोड़ा सा कम मिला। लेकिन मैं अभी इस सेशन के लिए बहुत छोटे से एक तो जो रियलिटी है, मैं क्लाइमेट चेंज क्या है ये सब जानते हैं, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अभी ग्लोबल नेगोशिएशन का रियलिटी क्या है पूरा दुनिया में, और पिछले 3 साल से कैसे बदला है, और उसका इम्प्लीकेशंस क्या है, हमारे लिए मतलब क्या है। क्योंकि आप शायद काफ़ी लोग जो क्लाइमेट चेंज लेके, जलवायु परिवर्तन लेके पढ़ते हैं व इसका फॉलो करते हैं। कोपेनहेगन जो 2009 नवंबर-दिसंबर में कोपेनहेगन कॉन्फ्रेंस के बाद से दुनिया में जो स्थिति था वो बहुत बदल चुका है। क्योंकि कोपेनहेगन तक लोगों का एक उम्मीद था ये क्योटो प्रोटोकॉल जिसमें कुछ बाइंडिंग कमिटमेंट है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करने का, गरीब देशों का फाइनेंशियल पैसा देकर मदद करने का, उनको चेंज ओवर लो कार्बन ट्रैजेक्टरी में जाने का, ये सब कमिटमेंट है जो क्योटो प्रोटोकॉल और उसके साथ जो फाइनेंसिंग ये सब में जुड़ा हुआ था। लेकिन कोपेनहेगन में लास्ट 2 दिन में जो हुआ उसके बाद से चल के, और उसके बाद 2010 में कैनकुन में सामने एक बार UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं। पार्टीज मींस बेसिकली गवर्नमेंट्स और मल्टी ये बॉडीज जो यूएन बॉडीज, तो इनका जो होता है कोपेनहेगन के बाद डरबन तक, 2010 में कैनकुन और 2011 में पिछले साल डरबन तक। अब एक मेजर चेंज हुआ है जो आप शायद सब लोग नहीं जानेंगे लेकिन कोई फॉलो किए होंगे। उसका एक मैं जिस्ट में इससे करना चाहता हूँ। कोपेनहेगन के पहले तक जो कमिटमेंट था और जो एक मॉरल एक रेजिम था, जो देश और जो समाज इसको लिए जिम्मेदार नहीं है उसको प्रेशर नहीं दिया जाएगा ज़्यादा एक्शन लेने के लिए, बल्कि उनको अपना जो झेल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बाद उनको एडाप्टेशन के लिए और अपना तौर तरीका हाई कार्बन लाइफस्टाइल से हट के लो कार्बन डेवलपमेंट में जाने के लिए फाइनेंशियल मदद किया जाएगा। ये दोनों मेजर इशू था। साथ साथ जिसको बोलते हैं CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, मतलब जिसका जितना रिस्पांसिबिलिटी है ये समस्या क्रिएट करने में, उनका उतना जिम्मेदारी भी होगा इसको कम करने में और आर्थिक मदद करने में। लेकिन कोपेनहेगन के बाद ये दोनों चीज, एक तो जिसको मिटिगेशन हम बोलते हैं, कम करना, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरण का प्रदूषण को बाकी तरह से कम करना, वो भी बहुत डाइल्यूटेड हो गया। और दूसरा जो आर्थिक मदद करना, जो गरीब देश और जो जिम्मेदार नहीं है, जिनको हिस्टोरिकल रिस्पांसिबिलिटी का है, वो भी एकदम बैक बर्नर में चला गया। तो अभी का जो स्थिति है, जिसको डरबन प्लेटफॉर्म के नाम पे जाना जाता है, अभी 2011 का नवंबर-दिसंबर में जो डरबन में जो 17th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था, उसके बाद जो स्थिति है वो है 2015 तक दुनिया में एक बाइंडिंग क्लाइमेट ट्रीटी बनेगा 2015 तक। अभी जो क्योटो प्रोटोकॉल जो बना हुआ था 97 में, उसको नाम के लिए 2015 तक कंटिन्यू किया जाएगा। उसके ऊपर कोई अमल, उसका जो एसेंशियल जो फीचर था उसके ऊपर ज्यादा कुछ अमल नहीं किया जाएगा। 2015 तक नया एक इंटरनेशनल ट्रीटी बनेगा जो क्लाइमेट ट्रीटी, और उसके ऊपर अमल करना शुरू होगा 2020 से। मतलब ये 2011 का निर्णय था, तो 2020 तक
दुनिया का किसी भी देश का ऊपर कोई पाबंदी नहीं रहेगा लीगल बाइंडिंग जिसके तहत बाकी लोग यूएन का दूसरा देश उनको पकड़ सकते हैं। 2020 में शुरू होगा। इसके साथ क्लाइमेट साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता है, बहुत जरूरी रिश्ता है। जो कार्बन और ग्रीन हाउस गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन का ये देखा गया है, जो इसका एक फुल, जैसे आज का दिन में इस साल में 2000 और 2012 को मान लीजिए, जब का आंकड़ा उपलब्ध है, 2012 का आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। 2012 में जो उत्सर्जन हुआ है उसका पूरा असर पूरा दुनिया को कितनी गर्म करेगा, क्या क्लाइमेट चेंज होगा, इसका असर माना जाता है पूरा होने के लिए 30 से 35 साल समय लगता है। मतलब आज का उत्सर्जन का असर आज से 30 या 35 साल बाद में पूरा दिखाई देगा, ये क्लाइमेट साइंस में माना जाता है। लेकिन इसके मतलब ये हुआ, जब हमारा टर्बन प्लेटफॉर्म जो अभी का जो बाइंडिंग, अभी का जो अंतरराष्ट्रीय सहमति है, 2020 से देश अमल करना शुरू करेगा। मतलब उत्सर्जन कम करना है, कितना करना है, किस दिशा में करना है, किसको फाइनेंशियली कितना मदद करना है, ये सब अमल करना 2020 से शुरू होगा। नया ट्रेटी 2015 में बनने के बाद भी, मतलब उससे 30 साल भी आप लेते हैं तो 2050 तक हम आज से शुरू करके, इसके पहले से शुरू करके 2020 तक का एमिशन बढ़ते रहेगा। और ये सबसे बड़ा एक ये भी देखने को मिला है जो एक्चुअल डेटा के ऊपर है। 2008 में, 2008 आप जानते हैं पूरा दुनिया में एक फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था, आर्थिक मंदी जो पूरा दुनिया में आया था। 2009 में थोड़ा सा पूरा दुनिया का जो उत्सर्जन वो थोड़ा कम हो के 29 गिगाटन में आया था, जो सिर्फ फॉसिल फ्यूल बर्निंग से आया था। मतलब 2900 करोड़ टन का आया था पूरा दुनिया का, उससे जो तो लोगों ने सोचा था थोड़ा सा तो कम हो, लेकिन आर्थिक मंदी चलते हुए भी 2010 में ये एक बहुत बड़ा जंप लेके 30.6 गिगाटन पहुंचा और 2011 में और भी बढ़ा, और भी करीब 9% बढ़ा है। तो इसके मतलब है जो लोगों ने पहले सोचा था और जो एक रिलेशनशिप है, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो रिलेशनशिप है, जिनका हाथ में जितना इनकम होता है उतना उसको एनर्जी का खपत ज्यादा होता है। और उसके मतलब यदि आपको एनर्जी ज्यादा से ज्यादा फॉसिल फ्यूल से आएगा तो उसके उतना ज्यादा उत्सर्जन भी रहेगा ग्रीन हाउस गैसेस का। और ये पिछले शताब्दी में देखा गया, इसका रिलेशन एकदम मानते हैं। पिछले शताब्दी में मतलब 1901 से शुरू करके 2000 तक पूरा दुनिया का इनकम बढ़ा करीब 25 गुना। 1901 से 2000 तक, 1901 से 2000 तक ऊर्जा का खपत बढ़ा 22.5 गुना। और जो हमें सिखाया जाता है, वह बोला जाता है कि हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चाइना में, इंडिया में, चाइना एक अलग केस है आज के दिन में, चाइना का हम नहीं लेंगे, लेकिन गरीब देशों में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसलिए प्रदूषण भी बढ़ रहा है, इमिशन भी बढ़ रहा है। पिछले शताब्दी में पॉपुलेशन बढ़ा 3.8 गुना, एमिशन बढ़ा 22.5 गुना, इनकम उपार्जन बढ़ा 25 गुना। और ये आप ओईसीडी कंट्री देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो अमीर देश है, और नॉन ओईसीडी कंट्री देखिए, दोनों के लिए लगभग लागू है। ये 1970 से 2001 तक भी लागू है, 1901 से 2000 तक भी लागू है, दोनों का आंकड़ा है। तो इसके मतलब जो एक रिलेशनशिप था उसको भी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। और पूरा दुनिया में आर्थिक मंदी का चलते हुए भी एमिशन का, उत्सर्जन का बढ़ोतरी हुआ है ये पिछले 2 साल में, 2010 में, 2011 में। और इसके मतलब है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 2050-2055 यदि दुनिया का सारे देश अच्छे बच्चे बन जाए, जो कभी नहीं बना, अच्छे बच्चे बन के ट्रीटी को अपने पूरा दम पे अमल करना शुरू कर दे, जो ट्रीटी बनने वाली है 2015 तक और 2020 से शुरू होगा। यदि 2020 से दुनिया का सारे देश अमल करना शुरू भी कर दे, जो उम्मीद कम है, तब भी आपको 2050-55 तक ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट, इसका असर बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा। तो ये एक सच्चाई है। तो इसको देखते हुए जो हमारे जैसे देश और उससे भी ज्यादा उत्तराखंड का, हिमाचल
व नॉर्थ ईस्ट, हमारा उत्तर पूर्व भारत का जो राज्य है, जो नेचुरल रिसोर्स के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान क्या होना चाहिए उनको। क्योंकि आपको जो एक्शन प्लान मैं देख रहा था उसमें जो फॉरेस्ट एंड बायोडायवर्सिटी, उसमें काफी जगह में ऑब्वियसली तो बोला नहीं हुआ है लेकिन हिंट किया हुआ है कार्बन सिंक, मतलब हम मिटिगेशन की बात कर रहे हैं। अभी मिटिगेशन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मिटिगेशन ऐसे नहीं है हिंदुस्तान को, भारत को करना नहीं चाहिए, उत्तराखंड को करना नहीं चाहिए, करना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना पड़ेगा एडाप्टेशन के ऊपर, क्योंकि जो असर पड़ रहा है और बढ़ रहा है उसको यदि लोगों को झेलना है, जो नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट कम्युनिटी है, तो एडाप्टेशन के ऊपर हमें ज्यादा जोर देना पड़ेगा। उसको कंपैरेटिवली कम एम्फेसिस यहाँ अभी भी दिख रहा है, तो उसको हमें ज्यादा देखना पड़ेगा, ज्यादा चाहिए। और छोटा सा दूसरा एक पॉइंट बोल के मैं इसको खत्म करूंगा जो बहुत जरूरी है। दो पॉइंट, एक तो कोई भी एक्शन प्लान का कोई स्ट्रेटेजी आप क्या करेंगे वो निर्भर करेगा आपको ग्राउंड लेवल स्थिति क्या है, हो क्या रहा है और परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है। उसके लिए आपको सही स्टडीज चाहिए, सही साइंस चाहिए। लेकिन आप देखेंगे आपको ये जो एक्शन प्लान का है, ये जो उत्तराखंड का स्टेट एक्शन प्लान है, ये 3 चीज को मेंशन करते हैं। एक तो जो 4x4 स्टडी ILCCA का स्टडी है, भारत का है, उसको मेंशन करते हैं। आज पूरा देश में सारे राज्यों में स्टेट एक्शन प्लान उसको थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हैं। उसमें जो प्रेडिक्शन है, जो प्रोजेक्शन है, और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट का जो प्रोजेक्शंस है, और जो एनेक्डोटल एविडेंस, जो रियल ग्राउंड लेवल एविडेंस है, जो आप लोगों का साथ बातचीत करके, वो स्टडी को भी यहाँ मेंशन किया गया है। जो आपको किसका है, एक इसीमॉन के साथ है, एक WWF के साथ है, तो ये 3 किस्म का स्टडी को यहाँ मेंशन किया गया है। लेकिन एक चीज मुझे पता नहीं है किसी ने ध्यान दिया ही नहीं, ये जो 4x4 स्टडी का जो प्रोजेक्शन है, जो प्रोजेक्शन दिखाया गया, और मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट का जो थोड़ा फ्यूचर में है, दोनों का कॉन्फ्लिक्ट है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज में ये दोनों बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। जैसे सबसे क्रिटिकल 2-3 चीज, एक प्रेसिपिटेशन, कितनी बरसात और कितनी बर्फ गिरेगी। तो एक स्टडी प्रोजेक्ट कर रहा है वो बढ़ेगा, एक प्रोजेक्ट कर रहा है वो कम होगा, और रबी सीजन में ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। तो ये जो यदि हमें एक्शन प्लान सही एक्ट करने के लिए बनाना है, तो हमें लेना पड़ेगा कि किस आधार पे हम एक्शन प्लान लेंगे। यदि हमारे एक्शन प्लान में 3 अलग-अलग ऐसे स्टडी को मेंशन किया जा रहा है जो अलग-अलग रिजल्ट दे रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दे रहा है, और उसको हमें रिजॉल्व ना करके एक्शन प्लान आगे बढ़े, तो एक बड़ा समस्या का दिखता है, बड़ा समस्या है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक्शन प्लान में कोई ज्यादा कुछ नहीं दिखा, वो भी एक एक्शन होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि जब भी हम इस ढंग का एक्शन की बात करते हैं, तब एक बहुत बाहर एक बड़ा फैक्टर बहुत बाहर जुड़ जाता है, वो है लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्लान बन गया, एक्शन बन गया, एक्शन का हर एक सबसेक्शन बन गया, अभी उम्मीद रहता है लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, जब लोगों को जो ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस और प्रोजेक्शन, जो 4x5 प्रोजेक्शन, दोनों में अंतर है, मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपके एक्शन प्लान में दिया हुआ है, आप देखेंगे जो प्रेसिपिटेशन के पैटर्न, दोनों में बिल्कुल अंतर है। एक ज्यादा का बोल रहा है, एक कम का बोल रहा है, एक ज्यादा रेनफॉल डेज का बोल रहा है, एक कम रेनफॉल डेज का बोल रहा है। ये इसका रिजॉल्व करने का कोई कोशिश तो कोई प्लान से देख नहीं रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो एक्टर होना चाहिए, जो कम्युनिटीज, और उन कम्युनिटी को कैसे आप इस नॉलेज और इस एम्पावरमेंट के साथ जाएं, जिसको एक मेजर एक्शन हो सकते हैं, जो आप कम से कम जिला स्तर पे, वो सफिशिएंट नहीं है, कम से कम, लेकिन उससे आगे बढ़ के यहाँ ब्लॉक, तालुका, जो भी बोलते हैं, ब्लॉक और तालुका लेवल पे एक्शन प्लान के ऊपर पब्लिक कंसल्टेशन हर एक काइंड ऑफ एक्टर के साथ, एकेडमिक्स है, सिविल सोसाइटी है, और वहाँ का गवर्नमेंट फंक्शनरीज है, तो लोगों के साथ इस ढंग का एक स्ट्रेटेजी जब तक नहीं लिया जाएगा, तब तक इस ढंग का अंतर विरोध को टैकल करना काफी मुश्किल लगता है।
बाकी जो डिटेल्स हैं मैं जब उसको सेशन का सेकंड सेशन में बाद में आएंगे उसमें हाईलाइट करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या जी। इसके साथ हम लोगों के बीच महिला आयोग की अध्यक्षा श्री सुशीला जी आई हुई हैं, उनका स्वागत करते हैं, और सचिव श्रीमती आशा ध्यान जी, उनका भी स्वागत करते हैं। इस बीच हमारे बीच विनोद पैरोली जी भी आ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं, और निवेदन है सुशीला जी से कि मंच पे आए। नहीं, इधर कुर्सी है, इधर चाहे तो इधर आ सकते हैं। अब मैं वनिता जी से आग्रह करूंगा कि वो जो ब्रॉडर कंटेक्स्ट है क्लाइमेट एक्शन और पॉलिसी का, और उस पे ऑक्सफैम से हैं, ये ऑक्सफैम बहुत सारे राज्यों में इसके ऊपर काम कर रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि उनके क्या ऑब्जर्वेशन है, देश भर में जो प्रक्रिया चल रही है और इसका ब्रॉडर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट भी वो अगर हमारे साथ शेयर करना चाहें। धन्यवाद, और बहुत धन्यवाद मुझे ये बोलने का मौका देने के लिए। मुझे लगता है काफ़ी कुछ सौम्या दत्ता जी ने कवर किया है ब्रॉडर लेवल पे। मैं आपको अपना कुछ अनुभव बताना चाहूँगी। पिछले जून, लास्ट वीक ऑफ जून, 29 जून के दौरान मैं यहाँ पे डेली गढ़वाल में थी, और उस समय तक बारिश नहीं आई थी, और सभी महिलाएं वेट कर रही थी कि धान की रोपाई कब करें जब तक बारिश नहीं आएगी। मलबा भी बहुत ही थोड़ा थोड़ा हो रखा था। साथ ही साथ पूरा जो मवेशी की जो हेल्थ पे, जो काफ़ी धूप के कारण, गर्मी के कारण काफ़ी फर्क, मतलब बीमार होना, फिर उसके लिए खर्चा करना बीमारी का। और उसके बाद जब मैं वापस दिल्ली गई तो एक ही हफ्ते में धनाधन काफ़ी बारिश आई, और लैंडस्लाइड्स और काफ़ी कुछ सुनने में आया, न्यूज़ में भी आया। तो मुझे लगता है जैसा कि हम देख रहे हैं, बस हालांकि ये बात कि ये क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ हो रहा है, ऐसा महिलाओं को या किसी को उस तरह का आइडिया नहीं था गाँव में। और हम लोग उसको आज की डेट में काफ़ी सारा साइंटिफिक डाटा ऐसा हो चुका है जहाँ पे ये पता लग रहा है, काफ़ी सारे ईयर्स का डाटा लेते हुए, कि इस तरह का परिवर्तन हो रहा है, इस तरह से गर्मी बढ़ रही है, इस तरह से जो पूरा जलवायु का परिवर्तन है वो हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है। तो मुझे एक चीज़ ये लगता है कि जब भी हम किसी भी तरह की प्लानिंग की बात करते हैं, तो उस राज्य के कि बहुत ही उसकी जो स्थितियों को देखते हुए, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले कि महिला किसान उसके केंद्र बिंदु में है या नहीं है, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं। या अगर हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरा का पूरा जो मवेशी और जंगल और जो उसका पूरा चक्र जुड़ा हुआ है खेती के साथ, वो हमारी प्लानिंग में उस तरह से इमर्ज के आ रहा है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि एक बहुत ही स्टैंडर्ड स्टेट एक्शन प्लान का फॉर्मेट दे दिया जाता है, और डिफरेंट स्टेट्स उस तरह से फॉर्म करती हैं। आप एक एक्शन प्लान उठाकर देखते हैं और दूसरा देखते हैं तो कोई खास फर्क नजर नहीं आता। और अगर इस तरह की स्थिति, और ये भी होता है कि सरकार अपने तरफ से कहती है कि हमने यहाँ पे एक कार्यशाला की और एक कार्यशाला यहाँ पे की, तो हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। उसमें मुझे ये लगता है कि अगर ये स्थिति है और इस तरह के एक्शन प्लान बन रहे हैं और हम ये मानते हैं कि हमारा योगदान होना चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे सिविल सोसाइटी का इस समय बहुत ज़्यादा योगदान होने की अभी आवश्यकता है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और फिर भी ये तो मालूम है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये महोदय हैं जो इसको देख रहे हैं, या इस तरह की वर्कशॉप यहाँ पे हुई और हमारे यहाँ से इस तरह की लर्निंग्स हम इतने सालों से काम कर रहे हैं तो निकल ही रही हैं। तो मुझे एक मुद्दा ये लगता है कि हम स्टेट एक्शन प्लान में जहाँ पे प्रोएक्टिवली किस तरह से स्वयंसेवी संस्थाएं उस चीज़ को पकड़े और उसको जाने ना दें। क्योंकि अभी आपने सुना किस तरह से सौम्या दत्ता जी बता रहे थे कि वैश्विक स्तर पे भी ये पूरा का पूरा लड़ाई अभी चल ही रहा है और उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा उसको और होने में। और अगर इसको अपन थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पर देखें तो हम जानते हैं कि 12th जो हमारा प्लानिंग चल रहा है उसके तहत हो सकता है कि कुछ उस तरह का जो अनुदान और फंडिंग है इस तरह के स्टेट एक्शन प्लान के लिए आए, जो कि स्टेट एक्शन प्लान
बेहतर बने हुए होंगे। और साथ ही साथ ग्लोबल लेवल पर भी जो ग्रीन क्लाइमेट फंड को रखने की बात है और धीरे धीरे इस तरह की बात है कि डेवलपिंग कंट्रीज को उस तरह से एडाप्टेशन के लिए कुछ पैसा मिलना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि सबसे मुख्य बात ये हो जाती है कि जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो किस तरीके की है। और दूसरी तरफ पहाड़ के संदर्भ में ये भी जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से आपका जो पूरा प्लानिंग प्रोसेस है, जैसे कि आप लोग काफी काम भी करते रहे कि जो पहाड़ का प्लानिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होना चाहिए। इसी तरह से जो स्टेट एक्शन प्लान है वो पहाड़ की जरूरतों को लेते हुए डिफरेंट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप आज की जो हमारी चर्चा है इस बारे में हमें और हेल्प करेगी आगे जाने के लिए। और उसी तरह से जैसे अगर हम कृषि की बात यहाँ पर करते हैं, वहाँ पे बायोडायवर्सिटी की जो बात है वो यहाँ पे कृषि से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है कि किस तरह से पूरा 8 तरह का अनाज होना चाहिए जो कि अगर रेन पे एग्रीकल्चर है किस तरह से वो हेल्प करता है। तो मुझे लगता है उन सारे महत्वपूर्ण चीजों को जोड़ते हुए हम लोगों को अपना इनपुट देना चाहिए यहाँ के स्टेट एक्शन प्लान में। और साथ ही सुमित जी ने जो बात की थी जंगलात के जो मिटिगेशन की बात है, ग्रीन जो हमारा ग्रीन मिशन है वो जो कि आएगा ही एक तरीके से अगर हम बहुत प्रैग्मेटिकली देखें तो ये होगा कि अगर आप जंगल को बचाते हैं तो आप अगर कम्युनिटीज चाहें तो उसकी जगह आपको कुछ क्रेडिट मिल सकता है। पर ये बात जरूरी है कि क्या कम्युनिटीज जो कि एक्सेस और कंट्रोल करती हैं वो ऐसा चाहती हैं या नहीं। अगर वो चाहती है तो सही बात है, अगर वो नहीं चाहती है तो उनके पास क्या जरिया है जिसके कारण वो बोल सके कि नहीं हमको अपने जंगलात को इस तरह से ग्रीन जो मिशन है उसके तहत हम नहीं ले जाना चाहते। तो मुझे लगता है कि उस पर भी हम लोगों को अपनी जब हम स्टेट एक्शन प्लान पे बात करें, क्योंकि जंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है हमारे लिए यहाँ पर, तो उस पर भी हम अपनी बात को तवज्जो से रखें। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है, हम लोग 7 फोकस स्टेट्स में काम कर रहे हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं बहुत लोग कि हम लोग का काम एग्रीकल्चर पे है, एजुकेशन पे है, हेल्थ पे है, क्लाइमेट चेंज पे है। और जहाँ पे भी डिजास्टर, अभी आसाम में हमारी पूरी टीम लगी हुई है जहाँ पे पिछले 2 महीने से डिजास्टर आया हुआ है। और चूंकि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर पूरा पॉवर्टी पे पड़ेगा, एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, तो हमारे लिए बहुत ही अहम मुद्दा हो जाता है क्योंकि हमारे पूरे काम को ये पे असर डालता है। और बस इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदिता जी। इस बीच हम लोगों के बीच में श्री आनंद शर्मा जी आए हुए हैं जो डिपार्टमेंट से, उनका हम लोग काफी स्वागत करते हैं। थोड़ी सी बात मैं रखना चाहूँगा। हम लोग बियॉन्ड कोपेनहेगन की तरफ से कई सारे राज्यों में हम लोगों ने ये क्लाइमेट एक्शन पॉलिसी जो बन रही है इस पर इंटरवीन करने की कोशिश की है। तो पूरे देश में अभी स्टेट एक्शन प्लान्स को लेके और नेशनल एक्शन प्लान्स को लेके क्या चल रहा है, इस पे मैं थोड़ा सा एक परिदृश्य देने की कोशिश करूँगा। थोड़ी बहुत बात पहले सौम्य जी रख चुके हैं और ललिता जी रख चुके हैं, कोशिश करूँगा कि वो दोबारा रिपीट ना हो। 2008 30 जून को माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने ये नेशनल एक्शन प्लान डिक्लेयर किया था जिसमें कि 8 मिशन रखे गए थे। और उस समय सरकार का ऐसा मानना था कि साल के अंत तक सारे मिशन के डिटेल्ड मिशन प्लान बन जाएंगे और अगले साल तक शायद सारे स्टेट एक्शन प्लान भी, क्योंकि ये एक्शन प्लान, नेशनल एक्शन प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट होगा तो कहाँ होगा, स्टेट्स में ही होगा। इसलिए सारे राज्यों को भी कहा गया था कि वो स्टेट एक्शन प्लान बनाएं और ऐसी आशा जताई जा रही थी कि 2009 के अंत तक सारे स्टेट जो है स्टेट एक्शन प्लान बना देंगे। सितंबर में शायद पहला डेडलाइन था, सितंबर 2009 में। अब उस बात को लेके 3 साल से ज्यादा समय गुजर चुका है और अभी जो स्थिति है कि 6 डेडलाइन क्रॉस करने के बाद अभी तकरीबन 20 राज्यों में अपने ड्राफ्ट एक्शन प्लान जो है वो सबमिट कर दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट को, जिसमें से कि 5 राज्यों के एक्शन प्लान अभी जो उनकी नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है उसने अप्रूव कर दिए हैं। राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश का, और 5 राज्यों के प्लान जो हैं वो अभी कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें कि आंध्र है, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल है।
ज्यादातर राज्यों में एक्शन प्लान ऐसे बने हैं कि यूएनडीपी संस्था का काफी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया कि एक्शन प्लान कैसे बनाए जाए, तो ज्यादातर एक्शन प्लान उसी फ्रेमवर्क के बेस है। आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अफेयर्स के वेबसाइट पे उपलब्ध है। लेकिन अब क्लाइमेट एक्शन प्लान के साथ सबसे बड़ी समस्या ये रही है जिन जिन राज्यों में हम लोगों ने नहीं किया और जहाँ नहीं किया, हम लोगों ने मध्य प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, इन सब में सीधे इंटरवीन करने की कोशिश की। और बहुत सारे राज्यों में हम लोगों के जो ब्रॉडर कोalition है बियॉन्ड कोपेनहेगन, उनके बहुत सारे पार्टनर्स ने और अदरवाइज भी कुछ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस ने वो इंटरवीन करने की कोशिश की। हम लोगों ने ज्यादातर राज्यों में ये देखा कि इस प्लान में पहले इनिशियल ड्राफ्ट जो बने थे, सिविल सोसाइटी कंसल्टेशन बिल्कुल ही नहीं हुए, तकरीबन किसी भी राज्यों में नहीं हुए थे। 2-3 राज्यों ने शुरू में इसमें नाम लिखा था कि सिविल सोसाइटी कंसल्टेशंस हुए हैं। ज्यादातर सिविल सोसाइटी कंसल्टेशंस ऐसे हुए हैं कि 1 दिन की मीटिंग है या 2 दिन की मीटिंग है, उसमें 200 लोग बैठे हुए हैं और उनको ये बताया गया कि ये एक्शन प्लान है इस राज्य का, जिसमें कि 8, 9, 10 मिशन है, सब उनको बता दिया गया। एक चीज ध्यान रखने की बात है कि ज्यादातर स्टेट्स में राष्ट्रीय भाषा में हिंदी में इसका ट्रांसलेशन नहीं हुआ और लोकल लैंग्वेज में तो शायद कहीं पे भी नहीं हुआ। अभी कर्नाटका में एक प्रयास कुछ संस्थाएं कर रही हैं सरकार के साथ मिलकर इसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आप फार्मर से पूछते हैं, आप अफेक्टेड पॉपुलेशन से पूछते हैं, आप पूछते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से कि वो तत्काल उसको समझ के और अपने फीडबैक दे पाए या अपने रिएक्शंस दे पाए, तो वो शायद बहुत सफल एक्सरसाइज उस तरीके से नहीं हुआ। पहले जो एक्शन प्लान्स बने थे उत्तराखंड का भी हम लोगों ने देखा था, उसमें बाद की जो स्ट्रैटेजीज है, स्ट्रैटेजीज में एक तो फॉरेस्ट पे थी, एग्रीकल्चर पे थी, उसके बाद जो स्ट्रैटेजीज और एक्शंस जो सजेस्टेड होते हैं वो कहीं भी नहीं था। पहले राउंड के जो एक्शन प्लान्स आए उसमें ज्यादातर में फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस उस प्लान के नहीं थे कि ये जो प्रपोज एक्शन और स्ट्रैटेजीज हैं इनको राज्य सरकार को इम्प्लीमेंट करने में कितना पैसा लगेगा, कितना समय लगेगा, वो इस तरह की कोई उसमें इंसाइट्स नहीं थे। एक तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरे ज्यादातर राज्यों में ये एक्शन प्लान का प्रोसेस जो था, स्टेट एक्शन प्लान का, वो पूरा कंसल्टेंट ड्रिवन था और इनका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म ये था कि एक चीफ सेक्रेटरी के अंदर में इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी गठित की जिसमें ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 9 डिपार्टमेंट्स के लोग थे। इन्होंने एक कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन को ये काम दिया कि स्टेट एक्शन प्लान तैयार करो और उन्होंने करके दे दिया। और पहले जो ड्राफ्ट थे, मैंने एक कागज कुछ यहाँ पे स्टेट एक्शन प्लान बिजनेस एज यूजुअल जो पिछले साल हम लोगों ने पहले ड्राफ्ट जो आए थे उसके बेसिस पे रिफ्लेक्शंस पे लिखा था, उसमें ज्यादातर राज्यों में कोई वल्नरेबिलिटी एनालिसिस नहीं थी। और अगर प्लान्स ऐसे थे कि एक स्टेट एक्शन प्लान के प्लान में से आप उस राज्य का नाम निकाल करके दूसरे राज्य का नाम रखते हैं तो भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो एक तरह से काफी ब्रॉड स्वीप था और राज्य के लोकल कंडीशंस क्या हैं, उसमें क्या करने की जरूरत है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में किस तरह की प्रायोरिटीज होनी चाहिए, फॉरेस्ट के सेक्टर पे, वाटर के सेक्टर पे, तो इसमें बहुत गहनता से चर्चा नहीं हुई। अब हालांकि हम लोगों को ये कहने में सेटिस्फैक्शन है कि हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया या जो चर्चाएं शुरुआत की उसके बेसिस पे काफी राज्यों में चर्चाएं शुरू की हुई। बहुत सारे राज्यों में हम लोग सक्सेसफुली कुछ बातों को उस प्लान्स में रख पाए। मध्य प्रदेश में एक कंसल्टेशन किया हमने जिसमें कि तमाम रिलेवेंट डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रीज और चीफ मिनिस्टर भी आए और उन्होंने काफी प्रायोरिटी बेसिस पे इन चीजों को लिया। उत्तराखंड में भी हम लोगों ने पिछले साल श्री मोहन बाबा जी के नेतृत्व में और गढ़वाल यूनिवर्सिटी और जीवी पंत यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम किया था जिसमें से भी काफी चर्चाएं हम लोगों ने उस समय शायद मुख्यमंत्री जी के साथ भी बात हुई थी वो रख पाए थे। कुछ अन्य राज्यों में इस तरह की चर्चाओं से कुछ चीजें निकल के आई जिनको सरकारों ने माना, लेकिन बहुत हद तक अभी उस समय जो कंसर्न्स थे
अभी भी हो रहे थे। सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन बिल्कुल एक तरह से कहीं का टोकनिज्म रहा है, और सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन में उससे भी जो खराब बात रही है वो मैं कहूँगा कि ये रही है कि जितने भी लोग आए उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि आप किस तरह के इम्पैक्ट देखते हैं और आप क्या सजेस्ट करते हैं। पूरे प्लान के बनने में, प्लानिंग में, कंसेप्चुअलाइजेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल हो सकता है, और उससे साइंटिफिक डेटा और एविडेंस सिविल सोसाइटी से क्या मिल सकता है, इस तरह के फार्मर्स हैं जिनके ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या बेनिफिट एक्शन प्लान को हो सकता है, इन सब पे मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्टेट एक्शन प्लान का ध्यान उसमें गया है। खास करके हम लोगों का इंटरवेंशन रहा है, उसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और उसमें क्या किया जाना चाहिए उस पर ध्यान देने की कोशिश की है। हर एक स्टेट एक्शन प्लान में देखेंगे कि काफी तफसील से उसमें एग्रीकल्चर की बात की गई है। ज्यादातर राज्य जो है वो एक तरह से कृषि प्रधान राज्य हैं और काफी तफसील से चर्चा की गई है। लेकिन जब आप स्ट्रैटेजीज और एक्शंस जो सजेस्ट किए गए हैं उसमें आएंगे तो बहुत उंगलियों में गिने चुने जाने वाले एक्शंस उसमें हैं। और पूरा जो प्रपोज बजट, जैसे उत्तराखंड का प्लान हम लोग देखें तो तकरीबन 9,500 करोड़ के आसपास का ये टोटल प्लान है, जिसमें कि एग्रीकल्चर पे खर्च उसमें दिखाया गया है 0.8%। कमोबेश ज्यादातर राज्यों में तकरीबन यही स्थिति है। उड़ीसा का पहला प्लान का जब ड्राफ्ट बना था तो 1 रुपया भी एग्रीकल्चर पे नहीं रखा गया था, जबकि चर्चाएं बहुत लंबी थी कि एग्रीकल्चर में ये सब करना चाहिए। ज्यादातर स्टेट एक्शन प्लान्स में हम लोगों ने देखा कि ब्रॉड स्ट्रैटेजीज प्रपोज की, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इस पे कोई ज्यादा इनसाइट्स उस तरीके से नहीं है। अभी भी अगर आप प्लान्स में देखेंगे तो बहुत सारे प्लान्स में कुछ चीजों की टाइमलाइन जो है वो 3 साल है, कुछ चीजों की टाइमलाइन है वो 5 साल है, कुछ चीजों की टाइमलाइन है वो 15-20 साल है। बहुत सारे एक्शन प्लान शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बजट अगर देखेंगे, एक्शन प्रपोज जो है उस पर कितना अनुमानित खर्च है, उसमें कुछ में लाख में है, कुछ में मिलियंस में है, कुछ में करोड़ में है। ये स्टेट एक्शन प्लान है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कोई भी आदमी इसको पढ़ के, जबकि इसमें फिगर्स दिए हुए हैं, ये नहीं बता सकता कि अनुमानित बजट क्या है। आप लाख और मिलियंस और करोड़ जो है उसमें एक सामंजस्य स्थापित कर लेंगे आंकड़े के हिसाब से, लेकिन कुछ एक ऐसे